ठीक है। तो ये तो देखो फिनिश प्रोजेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, इन दी एंड किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कोई इशू नहीं है, हम किसी भी एक ब्लैंक पेज पे वर्क कर लेंगे। ठीक है, बाकी पेजेस हम पड़े रहने देंगे। ठीक है, द पॉइंट इज कि अभी आपके पास जो हमारे पास ये साथ में डेटा आ रहा है, थोड़ा जूम करूँ क्या फिर दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये साथ में इस साइड पे जो हमारा डेटा आ रहा है, इसमें से कुछ टेबल्स आपके पास प्रेजेंट नहीं होंगे। आपके पास प्रेजेंट कौन कौन से? रिटर्न्स का है आपके पास, प्रोडक्ट्स है आपके पास, पीपल है आपके पास, ऑर्डर्स है, मास्टर है, एंड कस्टमर्स है। ठीक है, कस्टम मेजर, आई मेजर एंड डेट टेबल, ये तीन टेबल आपके पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हम अभी बनाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब तो मैं डेटा इंपोर्ट कर लिया है। वैसे तो मैं जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है, अब इसे शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दूं, तो जैसे मैंने ऑर्डर्स खोला। ठीक है, मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड साथ में सेल्स को यहाँ पे इसी में डाल देता हूँ, और इसको लाइन चार्ट पे क्लिक करूंगा। एक लाइन चार्ट बन भी गया मेरा, देखो फोकस में डालो, लाइन चार्ट बन रहा है। बट द पॉइंट इज कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। लाइनें 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 लाइनें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर मेरे को बोला जाए कि भाई इससे कुछ डिड्यूस करके बता दो, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। क्या है ये, कुछ भी नहीं बता सकता, है ना। तो पता लग रहा है कि हाँ पीक्स बढ़ रही हैं, बट पता नहीं क्या हो रहा है, राइट। तो इसके लिए ना, जो हमारा डेटा होता है वो कभी भी इनफ नहीं होता हमारे लिए कुछ भी प्रॉपरली रिड्यूस कर पाने के लिए। ठीक है, तो इसको रिमूव करूंगा मैं। इसलिए जो डेटा हमने इंपोर्ट किया है वो ना काफी रो फॉर्म में होता है। ठीक है, वो मतलब डेटा तो इनफ है, बट उसके अंदर प्रॉपरली एक मैनर में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होता वो डेटा, है ना। तो इस वजह से उसमें से कुछ भी बता पाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और मैं डायरेक्टली अपने डेटा को प्लॉट करूंगा तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ना कस्टम चीजें हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, उसको प्रोसेस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि अभी तक हमने सिर्फ डेटा को इंपोर्ट किया है ना। अभी तक हमने पावर बीआई के अंदर, इस वाले पैनल के अंदर कुछ भी नहीं किया, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैंने डेटा को वहां पे सेग्रीगेट किया था, प्रोडक्ट्स के अंदर, कस्टमर्स के अंदर। पानी बिल्कुल खत्म है, अभी क्लास के बाद लगा देता हूँ। ठीक है, जो हमने डेटा को सेग्रीगेट किया था प्रोडक्ट्स के अंदर, कस्टमर के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, मास्टर टेबल में से किया था ना। सो अलग अलग तो कर दिया, बट पावर बीआई को पता ही नहीं है कि किसमें क्या कैसे है। ठीक है, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमें बनाना पड़ता है डेटा का एक मॉडल। ठीक है, याद है जब मैंने पावर बीआई का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने बताया था हमारे पावर बीआई में एक मॉडल व्यू एग्जिस्ट करता है। नहीं भी याद है, कोई इशू नहीं है। हमारे पावर व्यू में तीन मेन व्यूज होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। एक होता है रिपोर्ट व्यू, जो अभी आपके सामने खुला हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्ट व्यू। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज कर रहा है क्या? अम, ठीक है, तो ठीक है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे खुला हुआ है, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट व्यू। ठीक है, एक ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर ना आपके पास रॉ डेटा दिखता है, यहाँ पे जो रोज है वो तो नहीं दिख रही। तो एक व्यू होता है टेबल व्यू, जिसके अंदर रॉ डेटा दिखता है। ठीक है, व्यूज को स्विच करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे, अभी अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ना पैनल्स होते हैं तीन, आपके में ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा, मेरे में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। जो सेकंड पैनल पैनल होता है, दैट इज सेकंड बटन इज टेबल व्यू। उस पर जाओगे, आपके पास रॉ डेटा देखने की कैपेबिलिटी आ जाती है ना। जैसे और मान लो ऑर्डर्स वाले पे मैंने टेबल सेलेक्ट किया, तो जो रॉ डेटा है वो दिखता है मेरे को यहाँ पे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? आपको नहीं दिख रहा? क्या हुआ? टेबल व्यू पे हो, सेकेंड ऑप्शन, एक ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही होता है रिपोर्ट व्यू का, टीएमडीएल। नहीं नहीं नहीं, वो तो लास्ट ऑप्शन है। ऊपर देखो, ऊपर तीन ऑप्शन हो रहे हैं, दिख गए ना? हाँ, तो टेबल व्यू है सेकंड ऑप्शन। उसके अंदर आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा। आप अपने राइट हैंड साइड से कोई भी टेबल सेलेक्ट करोगे, उसमें जो भी डेटा है यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्मेट में जैसे प्रॉपरली एक्सेल में दिखता है वैसे दिख जाएगा। ये डेटा को देखने के लिए होता है, इसमें बहुत ज्यादा काम होता नहीं। ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है वो रिपोर्ट व्यू और मॉडल व्यू होता है। तो अब अगला चलते हैं मॉडल व्यू के बारे में। ठीक है, मॉडल व्यू इज जहां पे आप रिलेशनशिप्स मैनेज करते हो। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप का बेसिक मतलब
कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं टेबल व्यू के नीचे जो पैनल है, मॉडल व्यू का जो ऑप्शन है उसमें आ जाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से खुलेगा, आपका थोड़ा सा अलग दिख सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर्टीज को और डेटा को सबसे पहले बंद कर देता हूं। और अब आप ना एक चीज नोटिस करोगे कि आपके पास काफी सारे टेबल्स हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं एक मिनट रुको। हाँ, आपके पास काफी सारे टेबल्स हैं, और जैसे मेरे में 2 टेबल फालतू है, आपके में फालतू नहीं होंगे अभी, क्योंकि ये तो मैंने बाद में क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास मास्टर के लिए, ऑर्डर्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर के लिए, रिटर्न्स का, पीपल का, ये वाले टेबल्स होंगे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं डेटा को पहली बार इंपोर्ट किया, तो पावर बीआई ना इन टेबल्स को खुद कनेक्ट करने का ट्राई करता है। तो आप देख भी रहे होगे कि कुछ कनेक्शंस बने हुए हैं, है ना। मतलब पॉइंट इज कि पावर बीआई के जो कनेक्शन बनाता है पावर बीआई, वो काफी गलत होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा एक्यूरेट होते नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए व्हाट वी डू इज कि हम डेटा की जो मॉडलिंग होती है, इन कनेक्शंस को बनाना ही डेटा की मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैं खुद करता हूँ। तो व्हाट विल डू इज कि जितनी भी लाइनें हैं जो ऐसे 2 टेबल्स को कनेक्ट करी, जैसे लाइन्स है ना, आपके में भी होंगी। अब जितनी भी बनी हुई है उन सबको मैं पहले डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन पे राइट क्लिक करूंगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, लाइन पे राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, डिलीट कर दिया। लाइन पे राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, डिलीट कर दिया। छोटी बड़ी सारी डिलीट करनी है। ठीक है, जितनी भी लाइनें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मेरे पास ऐसे बॉक्सेस खुले पड़े हैं, है ना। अब देखो, अब ना आपको मॉडल बनाया कैसे जाता है डेटा के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि इसको इससे ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको इसके ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको इस वाले डेटा की मॉडलिंग कैसे हुई वो तो समझ आ जाएगा। बट अगर कोई और डेटा आ गया आपके पास, तो उसको मॉडल कैसे किया जाता है वो नहीं समझ आएगा। तो हम ना एक डेटा फ्लो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा फ्लो की बेसिस पे ही आप डेटा को मॉडल करते हो। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं उसके, रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका डेटा का मॉडल इजीली बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपको स्टेप रहता है, सबसे पहला स्टेप कह लो, सबसे पहला रूल कह लो, सबसे पहला स्टेप है कि आप ना एक ऐसा टेबल आइडेंटिफाई करते हो जिससे आपने डेटा को स्प्लिट किया है। किस टेबल से हमने डेटा को स्प्लिट किया है? ओरिजिनल डेटा किस टेबल में था जिसमें से हमने फिर रेफरेंसेस बनाए हैं? सुपर स्टोर वाले में नाम क्या रखा था उस टेबल का हमने? मास्टर। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, जैसे मैंने यहाँ पे कर भी रखा है, मैंने मास्टर को सबसे आगे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ऐसा टेबल बताओ जिसमें से मास्टर में से वन ऑन वन डेटा गया है। वन ऑन वन डेटा का मतलब कि आ, उन 2 टेबल है, मास्टर में और जो दूसरा टेबल की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा टेबल ढूंढना है कि जिसके अंदर कोई एक ऐसा कॉमन कॉलम हो जिसके अंदर एक तो यूनिक वैल्यूज हो, और जितनी वैल्यूज मास्टर के अंदर है उतनी ही उस टेबल के अंदर हो। ऑर्डर्स, है ना, कि ऑर्डर आईडी हमारा यूनिक कॉलम हो गया, मतलब कॉलम हो गया, और जितनी वैल्यूज मास्टर के अंदर होंगी उतनी ही ऑर्डर्स के अंदर होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने ऑर्डर्स उसके बाद रख दिया है। अब ऑर्डर्स में से डेटा कहां फ्लो कर रहा है? कस्टमर्स में। एक जगह पे और फ्लो कर रहा है, दूसरा कहां पे फ्लो कर रहा है? प्रोडक्ट्स। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ऑर्डर में से कस्टमर और प्रोडक्ट पे वो किया फ्लो। ठीक है, अभी इतना ही रखता है। अभी मैंने इनके आगे फिर मैंने कस्टमर और प्रोडक्ट भी रख दिया, ये मैंने प्रोडक्ट दिया, ये मैंने कस्टमर रख दिया। ठीक है, अभी दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब रूल्स की बात करते हैं। कनेक्शन बनाएंगे, तो जो मास्टर और टेबल, जो वन ऑन वन टेबल था ना, जब उसको कनेक्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखिए 2 चीजों का, कि एक तो जो रिलेशनशिप है वो वन ऑन वन हो, 1 to 1, मतलब जितने इधर प्रेजेंट है उतने ही इधर प्रेजेंट हो। ठीक है, सेकेंड रूल इज कि मास्टर वाले टेबल से हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन बनता है। जो हमारा मास्टर टेबल है उससे सिर्फ एक कनेक्शन बनेगा। ठीक है, और वो हम ऑर्डर वाले में बनाएंगे। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं मास्टर वाले में से ऑर्डर आईडी लेके, जो ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी है उस पर ड्रॉप कर दूंगा। इस तरीके से ड्रॉप किया, ये मेरा एक पैनल खुलेगा। व्हाट आई नीड टू वेरीफाई इज कि यहाँ पे कार्डिनलिटी में 1 to 1 हो। ठीक है,
क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ हो। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि क्या मेरे पास दोनों तरफ सेम वैल्यूज है या फिर सिर्फ एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। तो मेरे पास दोनों तरफ सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पे बोथ आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ही आएगा। अगर कुछ और आ रहा है तो इशू है, ठीक है। और लास्टली मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ये टिक होना चाहिए। तो आप सेव कर दोगे तो इट विल टेक अ सेकेंड और यहाँ पे ये रिलेशनशिप फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब रूल इज कि मास्टर से सिर्फ एक कनेक्शन बनेगा और वो मास्टर से कनेक्शन बन चुका है, तो अब मास्टर टेबल का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स से हम जितने मर्जी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट हमारे बनेंगे कितने, एक प्रोडक्ट पे एक कस्टमर्स पे, है ना, अभी के लिए, ठीक है। सो कस्टमर और सॉरी ऑर्डर्स और प्रोडक्ट को किस चीज के बेसिस पे लिंक करूंगा, ऑर्डर्स वाले टेबल को प्रोडक्ट वाले टेबल से लिंक करना है। कौन से कॉलम ऐसा है जिसकी बेसिस, प्रोडक्ट आईडी, काफी सिंपल सा लॉजिक है ना। तो आई विल डू इसमें प्रोडक्ट आईडी लेके इसकी प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ड्रॉप कर दी, ठीक है। मैं डू वन, बिल्कुल ठीक है, मैं डू वन क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर्स वाले टेबल में मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करेगी, बट वही सेम प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट वाले टेबल में सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया जा सकता है। आया समझ, एक टेबल और एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर किया जा सकता है, तो मैनी टू वन हो गया, ठीक है। अब जब मैनी टू वन होता है तो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो हमारी क्रॉस फिल्टर एक्शन सिंगल आएगी, क्लियर। और अगेन मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव रहेगा, ये रिलेशनशिप एक्टिव है, बस सेव कर दूंगा, ठीक है। सेम तरीके से कस्टमर्स को कनेक्ट कर दूंगा, कस्टमर्स को किस कॉलम के बेसिस पे कनेक्ट करूंगा, कस्टमर आईडी, है ना। सेम लॉजिक जो हमने प्रोडक्ट आईडी के लिए किया था, सेम ही लॉजिक से कस्टमर आईडी होगी, ठीक है। तो इसमें कस्टमर आईडी कहाँ पे है, ये रहा कस्टमर आईडी, इसको उठा के इसकी कस्टमर आईडी पे ड्रॉप किया, एग्जैक्टली सेम चीज, मैं डू वन सिंगल मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सेव कर दिया, ये भी बन गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। अब दो टेबल और बचे हैं हमारे पास, एक पीपल का और एक रिटर्न का, है ना। सबसे पहले पीपल वाले टेबल को देख लेते हैं, या यहाँ पे नीचे कौन सा टेबल है, रिटर्न वाला टेबल है, इसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी कॉलम है, ऑर्डर आईडी और रिटर्न। अब इसको मैं किस टेबल के साथ लिंक कर सकता हूं, रिमेंबर कि जिस भी टेबल के साथ आप लिंक करोगे इन दोनों में कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। बताओ मैं और इस रिटर्न्स वाले टेबल को किस टेबल के साथ लिंक कर सकता हूं, मास्टर पे तो एक ही कनेक्शन बनता है, वो हम बना चुके हैं, है? पीपल पे कैसे करोगे, पीपल में तो जो पीपल का कहाँ है, मेरा पीपल, पीपल में तो पर्सन और रीजन है, कोई कॉमन कॉलम है ही नहीं, ऑर्डर आईडी और रिटर्न और पर्सन और रीजन कॉमन कॉलम है ही नहीं, कैसे करोगे, है ना। क्या नहीं, बनाना नहीं है ना, अभी बनाने वाले पार्ट पे नहीं आए हैं हम। ढूंढो ऑर्डर आईडी और किस टेबल में है, मास्टर तो तुमने बोल दिया मास्टर पे नहीं हो सकता, और किस टेबल में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स पे है, तो ऑर्डर आईडी से ऑर्डर्स को लिंक कर देंगे। नहीं अभी और भी लिंक होंगे, चिंता क्यों करते हो। अब द पॉइंट इज डेटा ही इस तरीके से ऑर्डर से लिंक होंगे, ऑर्डर से लिंक कर देंगे हम ना, ऐसा थोड़ा ना कि ऑर्डर से लिंक मतलब हाँ दो तीन कर दिया बस हो गया। जितने मर्जी कर सकते हो अब तो, है ना। तो मैं अगेन यहाँ से ऑर्डर आईडी पिक करके, मास्टर से एक ही हो सकता है, बाकी जैसे मर्जी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऑर्डर से मैंने ऑर्डर आईडी पिक किया, रिटर्न्स में ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर दिया, कर्नैलिटी 1 to 1 आएगी, क्यों, क्योंकि जो एक बार एक चीज ऑर्डर होगी और वो चीज एक ही बार रिटर्न हो सकती है, तो ऑर्डर आईडी दोनों में सेम होंगी, तो 1 to 1, है ना। अगेन 1 to 1 है तो बोथ होगा यहाँ पे क्रॉस रिडक्शन, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव तो रहता ही है, वी विल डू सेव, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास पीपल का टेबल, बताओ पीपल का टेबल को किससे लिंक करूं, कस्टमर से, किस कॉलम के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, वर्क्स, ठीक है। तो मैं कस्टमर में से रीजन उठाया, पीपल के रीजन पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगेन एक रीजन में मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, पीपल का टेबल ना बेसिकली मैनेजर का टेबल है, ठीक है, बट एक रीजन का एक ही मैनेजर होगा, तो यहाँ पे
मैनी टू वन आ रहा है, सिंगल आएगा मैनी टू वन है तो, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव आ रहा है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, मेरा बेसिक मॉडलिंग डाटा की हो गई है। तो देखो मेरे वाले में थोड़े से ज्यादा टेबल है तो उनको इग्नोर कर देना, तो आपका भी मॉडल कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरे में 3 एक्स्ट्रा है, इनको इग्नोर करना, बट उसके अलावा मॉडल आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपके पास तो है ही नहीं। अभी बनाएंगे इनको हम आगे, बनाने के बाद इनको भी लिंक करेंगे, डोंट वरी, बट पहले बना लेते हैं। ठीक है, अभी आप इतना साथ साथ कर रहे थे या कर लिया ना? डन, ठीक है। तो हमारा, हाँ जी, अभी क्लास चल रही है, अभी कैसे एक्सप्लेन करूंगा? ठीक है, तो रिपोर्ट व्यू में वापस जाता हूँ। ठीक है, मैंने डेटा की मॉडलिंग कर ली है, अच्छा खासा मॉडल बन चुका है। ठीक है, अब जो मैंने कस्टम टेबल बनाए उनकी नीड समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेरे पास, अगर मैं टाइम के बेसिस पे बात करूं, तो डेट एंड टाइम दिखाने के लिए कौन से कॉलम्स है मेरे पास? अब देखो, एक तो सबसे पहली चीज, मास्टर टेबल को भूल जाओ। मास्टर टेबल से प्लॉटिंग व्लॉटिंग कुछ नहीं होती। मास्टर टेबल का काम था डेटा को सप्लाई करना, उसने डेटा सप्लाई किया। अब भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करता है, यहाँ पे डेफिनेटली दिखता रहेगा, बट उस पर काम कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो जितने भी टेबल्स हैं उनमें बताओ कि मेरे पास डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कौन से कॉलम है? डेट या टाइम, ऐसे कुछ कॉलम्स है? ऑर्डर्स में शिप डेट है, एक कॉलम ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर डेट, ये दो है। ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वैसे तो ये जो हम काम कर रहे हैं या ऑर्डर डेट और शिप डेट दोनों के लिए करोगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ ऑर्डर डेट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिप डेट का आप खुद भी कर लेना, प्रोसेस एकदम सेम है। ठीक है, सो द प्रॉब्लम विद ऑर्डर डेट इज कि ऑर्डर डेट मेरी कैसे लिखी हुई है? डेट, मंथ, ईयर। लेट्स से आज का 4 फरवरी है, तो इट विल बी लाइक 4/2/2026, या थोड़ा बहुत आगे पीछे फॉर्मेट होगा, बट डेट ऐसी लिखी होती है। इससे हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ 3 चीजें। क्या क्या? डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये 3 चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ इन तीनों चीजों के बेसिस पे थोड़ा ना मेरी सारा जितना भी एनालिसिस करना मेरे को पॉसिबल है। मेरे को और भी चीज चाहिए कि भाई डे कौन सा है, डेट नहीं, सिर्फ डे की वीक, मतलब मंडे ट्यूसडे कौन सा, ये कौन सा है। ठीक है, सॉरी, नहीं टाइम तो निकाल नहीं सकते, टाइम रो वैल्यू तो चाहिए हमें टाइम के लिए, है ना? और अगर टाइम की रो वैल्यू होती तो हम टाइम भी निकाल लेते हैं, बट अभी सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेट, ईयर और मंथ तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा मेरे को जो मेरा मंथ है उसका प्रॉपर नाम भी चाहिए, जनवरी है, फरवरी है, क्या है। ठीक है, और जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज क्वार्टर्स चाहिए मेरे को। क्वार्टर्स पता है ना? नहीं पता? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 1, then April, May, June Q2, July August September Q3, then October November December Q4। तो ये नंबर भी चाहिए। ठीक है, सो अब मैं ना कस्टम टाइम इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करूंगा, इसलिए कि भाई इस डेट के बेसिस पे मैं कैलकुलेशंस करूंगा ये सारी चीजें निकालने के लिए। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कस्टम टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसके लिए, अब मैं चाहूं तो इसी में कर सकता हूं, बट द पॉइंट इज कि जब ऑर्डर्स का टेबल है उसके अंदर ऑर्डर्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन रहने देता हूं, है ना? डेट के लिए अलग से टेबल बनाना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं एक नया टेबल बना लेता हूं जिसके अंदर मैं डेट की वैल्यू स्टोर करूंगा सारी। ठीक है, कि भाई ऑर्डर डेट्स का जो कॉलम है मेरा, उसके बेसिस पे जितनी भी चीजें मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, वो एक्सट्रैक्ट करके उस टेबल के अंदर स्टोर करूंगा। बट उस टेबल के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो टेबल एक नया टेबल बन रहा है ना? तो वो पूरे हर एक टेबल के लिए डेट का काम नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट कि मैं ऑर्डर डेट से रेफरेंस लेके एक नया टेबल तो बना दिया मैंने, साइड डेट्स वगैरह सब कुछ आ गई, बट द पॉइंट इज पावर बीआई को थोड़ा पता है कि इस डेट पे क्या हुआ था उसके, और डेट टेबल को अगर तुम बेसिकली इमेजिन करो तो उसके अंदर डेट्स लिखी हुई है।
अलग अलग चीजें लिखी हुई है, क्वार्टर कौन सा था, ये कौन सा था, वो कौन सा था, ये सब लिखा हुआ है। बट पावर बीआई को पता थोड़ा है कि इस डेट पे क्या हुआ था। तो मेरे को फिर डेट टेबल बनाने के बाद पावर बीआई को बताना पड़ेगा कि भाई जो डेट्स हैं इनको तुम्हें लिंक करना है ऑर्डर में, जो ऑर्डर डेट है उससे। ठीक है, कि ऑर्डर डेट्स के बेसिस पे इसके अंदर डेटा आएगा। तो इसको कहते हैं मार्कस डेट, मतलब ग्लोबल डेट टेबल बनाना कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, हमें ये करना पड़ेगा। और दूसरा, जब मैं पावर बीआई को बता रहा हूँ कि भाई ये जो डेट टेबल है ये ऑर्डर डेट के बेसिस पे है, तो मेरे को एक लिंक भी चाहिएगा। मेरे को अपने डेट टेबल को ऑर्डर्स के साथ लिंक भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ काम रहेंगे मेरे पास। बट जो सबसे पहला काम है इज टू एक्चुअली गेट द डेट टेबल। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर मॉडलिंग का ऑप्शन है आपके पास, है ना। मॉडलिंग में जाओगे, यहाँ पे आपके पास चार मोस्ट यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। इसका नाम है न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल। ये चार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें से अब हमें बनाना क्या है, न्यू टेबल। तो मैं न्यू टेबल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया, इस तरीके से मेरे पास एक टेबल का पैनल आ जाता है। ठीक है, अब द पॉइंट इज, जैसे एक्सेल के अंदर टेबल वगैरह बनाते हो ना, ऑप्शन पे क्लिक करके ये करके वो करके टेबल बन गया। पावर बीआई में वैसा नहीं होता। पावर बीआई में यूज होती है क्वेरीज। जैसे एसक्यूएल की क्वेरीज थी, उसी तरीके की पावर बीआई की भी क्वेरीज होती हैं। एंड जो पावर बीआई की क्वेरीज है इनको हम कहते हैं डेक्स क्वेरीज। ठीक है, DAX, डेक्स क्वेरीज। एंड आपका पावर बीआई का लाइक 80% पार्ट डेक्स क्वेरीज होता है, बाकी 20% विजुअलाइजेशन है, 80% डेक्स क्वेरीज है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, तो आई एम नॉट मेकिंग एनी न्यू टेबल। बना तो नहीं ना, हाँ ठीक है। ठीक है, सो अब मैं आपको क्वेरी दिखाता हूँ। ये क्वेरी है मेरी। ठीक है, क्वेरी को समझते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डेट टेबल। मैं अपने टेबल का नाम लिखता हूँ। ठीक है, टेबल इज नॉट कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ टेबल वगैरह, मेरे को नाम में ही टेबल चाहिए था, इसलिए मैंने टेबल लिखा है। आप सिर्फ डेट टेबल या फिर डेट टेबल के बिना बिना स्पेस कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने एक फंक्शन का यूज किया है जिसको मैं कहता हूँ ऐड कॉलम्स। ठीक है, कि भाई एक टेबल बना रहा हूँ तो उसके अंदर कॉलम चाहिए मेरे को। मैंने एक फंक्शन का यूज किया जिसका नाम है ऐड कॉलम्स। मैंने लिखा ऐड कॉलम्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। जो ऐड कॉलम्स का फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले मेरे को बताना पड़ता है कि जो मेरा डिफॉल्ट कॉलम है, देखो पावर बीआई में ना आप टेबल बिना कॉलम के नहीं बना सकते। एसक्यूएल में होता है ना कि बिना, सॉरी, टेबल में नहीं, अच्छा कहीं पे भी नहीं होता, बिना कॉलम के तो टेबल बन नहीं सकता। पॉइंट इज कॉलम तो चाहिए, है ना। तो बेशक से एक कॉलम हो उसको मैं टेबल मान सकता हूँ, बट कॉलम चाहिएगा। तो पावर बीआई में उसको डिफॉल्ट कॉलम कहा जाता है। ठीक है, और जब भी मैं ऐड कॉलम का फंक्शन यूज करता हूँ तो मेरे को इस डिफॉल्ट कॉलम को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला फंक्शन यूज किया कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर का जो फंक्शन है वो क्या करता है, कैलेंडर का फंक्शन मेरा, हम उसको दो डेट देते हैं, एक स्टार्टिंग की और एक एंडिंग की। तो मेरे को लिस्ट रिटर्न करता है उस डेट से लेके एंड डेट तक, जितनी भी डेट बीच में थी। ठीक है, क्या न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद पैनल खुल जाएगा ना। मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल पे क्लिक करोगे तो पैनल खुल जाएगा, वाला क्वेरी वाला खुल गया ना। ठीक है, और रिमेंबर कि इसमें जैसे आप नेक्स्ट लाइन में जाना है ना, तो एंटर से तो रन हो जाती है, शिफ्ट एंटर दबाओगे तब आप नेक्स्ट लाइन में जा पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक बार पहले क्वेरी समझ लो फिर लिख लेना, आराम से टाइम दूंगा। ठीक है, तो जो कैलेंडर का फंक्शन है वो मेरे को रिटर्न करता है, मतलब इसको मैं दो डेट देता हूँ, एक स्टार्टिंग की एक एंड की। तो ये मेरे को लिस्ट ऑफ डेट रिटर्न कर देता है कि मान लो मैंने से एक डेट दी 1 जनवरी, एक डेट दी 2 जनवरी। तो ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, 1 जनवरी, 2 जनवरी, जो सेकंड कह रहा हूँ, तो जो एंड डेट दी 7 जनवरी थी। ठीक है, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, मेरा गोल इस डेट टेबल से क्या है कि भाई जितनी भी ऑर्डर डेट्स हैं सारी इसके अंदर मतलब आ जाए, है ना। अब जो ऑर्डर डेट्स का डेटा है उसके अंदर दो चीजें होंगी। देयर इज अ चांस कि एक दिन मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो, सेम डेट पे मल्टीपल ऑर्डर भी हो सकते हैं, टोटली पॉसिबल है। और कोई कोई डेट ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक भी ऑर्डर नहीं हुआ,
दोनों चांस सीधे है ना। मेरे को इसी चीज को टैकल करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि डेट टेबल के अंदर ना हर एक डेट एक ही बार आए, चाहे उस दिन ऑर्डर बहुत सारे हुए हैं, एक हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को डेट सारी चाहिए। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, मेरे पास ना कंसिस्टेंसी आ जाती है कि जब भी मैं प्लॉटिंग वगैरह करूंगा तो ऐसे उल्टा सीधा नहीं भागेगा मेरा ग्राफ, कंसिस्टेंट रहेगा, बीच में जंप्स नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज चाहिए। तो अब मैं कैलेंडर का फंक्शन यूज करके जो मेरी ऑर्डर डेट में सबसे पुरानी डेट है उससे लेके सबसे नई डेट को मेंशन कर दूंगा। अब सबसे पुरानी और सबसे नई डेट निकालने के लिए मैंने फंक्शन यूज किया है मिन का और मैक्स का। तो मिनिमम ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर डेट का कॉलम चूज किया है। ठीक है, टेबल कॉलम, ये फॉर्मेट होता है किस तरीके से आप लिखते हो। तो दिस इज टेबल का नाम, दिस इज कॉलम का नाम। तो मैं ऑर्डर्स के टेबल में से जो ऑर्डर डेट का कॉलम है उसकी मिनिमम मतलब सबसे पुरानी डेट निकालता हूं। ठीक है, और कॉमा करके मेरे को एंडिंग डेट जोड़नी होती है, तो मैंने सेम काम किया मैक्स के साथ, मतलब सबसे नई डेट निकाल रहा हूं। सबसे पुरानी और सबसे नई के बीच में कैलेंडर वाला फंक्शन मेरे को सारी की सारी डेट की एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं भी टेबल व्यू में, जो मेरा डेट टेबल है उसमें देखो, तो डेट के अंदर बस पूरी लिस्ट आ रखी है और कोई भी दिन स्किप नहीं है रखा है, देख रहे हो, कोई भी दिन स्किप नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने ये जो डेट का कॉलम था ये बना लिया अभी। क्लियर, क्लियर, इतने में कोई डाउट। ठीक है, इसको वापस खोलते हैं डेट टेबल। ठीक है, अब मैं अपने कॉलम से ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ कि भाई इन डेट से मेरे को एक्सट्रैक्ट क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला मतलब इसका फॉर्मेट क्या रहता है, कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला, कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला, कॉलम का नाम उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉलम का नाम रखा मैंने ईयर। ठीक है, उसका फॉर्मूला डाला ईयर का फंक्शन यूज करके डेट में से। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पर ना सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेट लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर डेट लिखा था तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा था, तो मतलब ऑर्डर्स वाले टेबल की ऑर्डर डेट। जब मैं सिंपली ऐसी डेट लिख रहा हूं तो मतलब इसी टेबल के में डेट का कॉलम है। हाँ, जब एक टेबल बन जाएगा तो इसके अंदर एक डेट का कॉलम होगा, उस कॉलम को यूज करना है। हाँ, गेटिंग पॉइंट, कि जब मेरे को जिस टेबल में मैं काम कर रहा हूं उसी टेबल के किसी और कॉलम से रेफरेंस लेना होता है तो मेरे को नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपली सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिख सकता हूँ। सॉरी, किसी और टेबल से लेनी हो तो इस तरीके से लेता हूँ ना, ऑर्डर मतलब टेबल का नाम लिख के फिर कॉलम का नाम। किसी और टेबल से लूंगा तो मेरे को टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, और अपने ही टेबल से किसी कॉलम को ले रहा हूँ मतलब जिस टेबल में काम कर रहा हूँ उसी से किसी कॉलम को ले रहा हूँ तो मेरे को टेबल का नाम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है ना। जहां पे लगे कि हाँ भाई आज के लिए काफी हो गया इतना बता देना। ठीक है ना अभी। ठीक है, तो मैंने सेम तरीके से मंथ का नंबर निकाला है। ठीक है, मंथ नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, इसके लिए भी मेरा सिंपल फॉर्मूला मंथ का फॉर्मूला होता है, मेरे को मंथ का नंबर रिटर्न कर देता है। मैंने इसके अंदर भी डेट दिया है जैसे ईयर के साथ किया था। ठीक है, सिंपल कॉलम से दोनों, राइट। इसके बाद मैंने निकाला मंथ नेम, कि ऊपर मैंने निकाला था 1 2 3 4, अब नीचे मैं जनवरी फरवरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, मंथ नेम अब बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि भाई मैं मंथ नेम लिख के नंबर दिया उसे वो मंथ का नंबर दे दे, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पे कस्टम कैलकुलेशन करी है। कैसे करी है, मैंने इसके अंदर फॉर्मेट लगाया। ठीक है, फॉर्मेट से मैं मतलब कस्टम फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसे फॉर्मेट में डेट दी सबसे पहले तो, कि भाई ये डेट्स के ऊपर काम करना है और किस फॉर्मेट में रिटर्न करना है, एम 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 एम। ठीक है, इसका मतलब समझा देता हूँ। और जब आप सिंगल एम लिखते हो सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 11 12। ठीक है, 2 एम का मतलब होता है 01 02 03 इस तरीके से देगा। ठीक है, 4 एम का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से देगा, 3 एम का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। हाँ, कॉलम का जो मतलब उस डेट का मंथ है वो निकाल के मेरे को दे देगा, पूरा लिख देगा जनवरी फरवरी मार्च होगा ना। तो मैं यहाँ पर टेबल व्यू में जाऊँ तो देखो मंथ नेम में दिखा रहा है ना, जुलाई आ रहा है, फिर अगर मैं थोड़ा सा नीचे चला जाऊँ तो अगस्त आ गया, इस तरीके से पूरा वो नेम निकाल देगा। तो देखो अभी मैंने ईयर एक्सट्रैक्ट किया था,
ये मेरे को ईयर्स दे रहे हैं, मंथ नंबर में मंथ नंबर आ रहा है, 7th मंथ नेम में उसका नाम आ रहा है। क्लियर है? एक एम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, ठीक है। और 2 एम लिख दो, एम तो उसका मतलब 0102 ऐसे आएगा। 11 12 दोनों में सेम ही तरीके से आते हैं, ठीक है। 4 बार एम लिखने से आपका प्रॉपर नाम आता है। हाँ, जैसे यहाँ पे पूरे पूरे नाम आ रहे हैं ना, जुलाई आ रहा है, फिर जैसे नीचे जाऊंगा पूरा पूरा अगस्त लिखा आ रहा है, पूरे पूरे नाम निकालने के लिए 4 बार एम लिखना पड़ता है। नहीं, 4 लिखे हुए हैं, 4 हैं। 3 कुछ नहीं होता, ठीक है। 4 पे पूरे पूरे नाम आते हैं। ओके, ठीक है। अब नहीं नहीं होगा, वो नंबर देते हैं सिंपली। जो वो एक बार एम लिखने पे दे रहा था ना, वही 3 वाले पे भी देगा, ठीक है। कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी मतलब एक बार एम वाली होती है, तो यहाँ पे भी जो ये है ना मंथ नंबर का जो है, ये डिफॉल्ट एम पे ही वर्क करता है, तो वो सिंगल नंबर देता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 बार लिख दोगे तब भी वो सिंगल नंबर ही देगा। और इसके बाद मैंने निकाला ईयर मंथ, ठीक है। ईयर मंथ का मतलब कि ईयर के साथ मंथ आ जाए, ठीक है। कैसे किया मैंने, अगेन फॉर्मेट लिखा, डेट में से ईयर मंथ निकाल लिया। अब जब मैं बाय 4 बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि 2026 पूरा आएगा, 2 बार लिखने पे 26 25 ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें एक या 2 बार एग्जिस्ट निकलता, मतलब लॉजिकली सोचो कि अगर तुम इसमें एक बार लिखोगे तो 6 7 थोड़ा ना देगा, करेगा पॉइंट, ठीक है। इसमें 2 और 4 एग्जिस्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा है कि 4 बार बाय लिखा है, मतलब 2026 आ जाए, फिर हाइफन लगाया और 2 बार एम लिखा है, मतलब 2026, जैसे फरवरी चल रहा है 2026 हाइफन 02, इस तरीके से आ जाए। मैं टेबल व्यू में जाके ये चीज देख भी सकता हूँ, देखो 0 के साथ आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट बताया था कि सिंगल एम वाला होता है, यहाँ पे सिंपली ऐसे आ रहा है, 2 बार एम लिखने के साथ ये 0 के साथ आता है बस, ठीक है। बस ईयर आ रहा है और उसके साथ 0 के साथ मंथ नंबर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है सबसे ट्रिकी कैलकुलेशन, क्वार्टर्स की, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने नाम ही दे दिया क्वार्टर, ठीक है। अब क्वार्टर मैं जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, Q1 Q2 ऐसे, Q तो कॉमन है तो मैंने Q एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके साथ मेरे को नंबर कंबाइन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊ यहाँ से, तो बिना देखे क्या तुम सोच सकते हो कि अगर मेरे पास मंथ नंबर है, उसे क्वार्टर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा। और मेरे पास नंबर है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ 8th मंथ की, तो कौन से क्वार्टर में लाई करेगा ये, कैसे निकालोगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, क्या। नहीं, राउंड अप तो बात की बात है, वो तो फॉर्मूले के ऊपर बाद में राउंड अप किया है हमने। मेन फॉर्मूला क्या होगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ मतलब, नहीं 3 का हुआ ना। सो अगर मैं मंथ नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे को सेट में चला जाएगा। मान लो 6 है, मंथ नंबर 6 है, 3 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा, 2। 6 मंथ मेरा सेकंड क्वार्टर का होता है। 9 है, 3 से डिवाइड किया क्या आंसर आया, 3। 9 मंथ मेरा थर्ड क्वार्टर का होता है। 12 है, 3 से डिवाइड किया क्या आंसर आया, 4। 12 मंथ मेरा फोर्थ क्वार्टर का होता है। ये कैलकुलेशन तो सिंपल है। तो 3 6 9 और 12 के लिए तो सिंपल है, बट मान लो मेरे पास है मंथ नंबर 5, उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ इस वाली कैलकुलेशन के साथ 3 से डिवाइड करने वाली कैलकुलेशन के साथ राउंड अप यूज करता हूँ, ठीक है। अब राउंड अप राउंड ऑफ से अलग है। राउंड ऑफ में क्या होता है कि मान लो 1.3 है या 1.2 है तो दैट बिकम्स 1, या 1.6 है या 1.7 है तो दैट बिकम्स 2। राउंड अप का मतलब है 1 पॉइंट के बाद कुछ भी हो वो 2 पे ही जाएगा, ठीक है। 0.9 होगा 1 होगा, 0.1 भी 1 है, 1.1 भी, सॉरी, हाँ, राउंड डाउन में 1.9 भी 1 बनेगा, ठीक है।
तो इसलिए मैं राउंड अप लगाऊंगा। तो मैं इसको एग्जैक्टली दिखाऊंगा अगर, तो देखो यहाँ पे एंड मैंने क्या किया, एंड राउंड अप लगाया, राउंड अप को भी छोड़ दो। पहले मैंने मंथ के अंदर डेट दिया, जो ऊपर मैंने यहाँ पे मंथ नंबर निकाला था ना जिस तरीके से, वही सेम चीज यूज करी, तो डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, इससे मेरा वो आ जाएंगे क्वार्टर के नंबर, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में आएंगे अभी। ठीक है, फिर मैंने लगाया इसके ऊपर राउंड अप, कि भाई ऊपर राउंड राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और ये जो कॉमा जीरो लिखा है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ता वो, अगर 2 लिखता तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ता। तो क्योंकि राउंड अप सिर्फ इस काम के लिए नहीं है ना, और भी काम होते हैं उसके, तो इसलिए मैं 0 लिखा है कि मेरे को पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को पूरा एक क्या, नहीं द पॉइंट इज ना, जैसे 1.3 है, राउंड अप किया 2 होगा, बट अगर नंबर 1.31 है तो मैं राउंड अप करूंगा तो 1.4 हुआ ना वो पहले। तो अगर ज्यादा नंबर है तो उसके लिए बताता है वो कि कितने डिजिट पे राउंड ऑफ करके लाके रुकना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है कि भाई जो पॉइंट के बाद एक भी नंबर में छोड़ो, सिर्फ मेन नंबर दो मेरे को। क्लियर है, तो Q और वो नंबर मिलके Q1 Q2 Q3 एंड Q4 बन जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे टेबल में देख भी सकते हो। सॉरी, अब देखो Q3 आ रहा है, जैसे नीचे अगर मैं जाऊँ Q4 आ गया, देखो है ना। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा, हम लास्ट निकाल रहे हैं डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो भाई कौन सा डे है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास सिंपली फॉर्मूला होता है वीक डे का, इसके अंदर मैंने डेट दे दी और होता है स्टार्टिंग डे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो आपका वीक संडे से स्टार्ट होगा, 2 लिख रहे हो तो आपका वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 3 लिख रहे हो आपका वीक ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब जैसे कई जगह पे संडे से स्टार्ट होता है, कई जगह पे मंडे से स्टार्ट होता है, कई जगह पे भी ट्यूसडे से भी होता होगा, तो उन्होंने ट्यूसडे का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और 1 2 3 ही होते हैं, 4 लिख के आप वेडनेसडे से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। 3 ही ऑप्शन है, 1 2 या 3। मेरे को अपने वीक्स को मंडे से स्टार्ट करना था, तो मैंने 2 लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका डे ऑफ द वीक आ रहा है। ठीक है, तो 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे एंड सो ऑन। नहीं जो आप यहाँ पे लिखते हो, जो आप यहाँ पे लिखते हो वो आप बता रहे हो, मतलब देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो मेरा मतलब है कि 1 संडे बन जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो मतलब 1 मंडे बन गया। कहने का पॉइंट कि डे ऑफ द वीक तो फर्स्ट ही रहेगा, बट वो होगा कौन सा, संडे मंडे या ट्यूसडे। कहने का पॉइंट कि नंबर तो 1 ही रहेगा, बट वो 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो मेरा मतलब कि जो मेरा 1 है ना, वो मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट, मैंने यहाँ पे क्वेरी बंद कर दी, जो ऐड कॉलम वाली थी उसको बंद कर दिया। अब इसके बाद आई कैन आइदर क्लिक एंटर, या फिर ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, आप इस पर टिक करोगे तब भी ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेरी नोट कर लो, इसका फिर थोड़ा सा पार्ट और बचेगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इतने ये वेरीफाई कर लेता हूँ मीटिंग वाला सही चल रही है नहीं, मीटिंग वाला सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, अभी क्वेरी नोट करना होगा। दिख रही है ना, कोई इशू तो नहीं है देखने में। ठीक है, कैसे, तो मैंने क्या बताया था कि नंबर 2 लाने के लिए क्या होगा, नहीं शिफ्ट एंटर, एंटर से रन हो जाता है, शिफ्ट के साथ एंटर दबाओगे। ठीक है ना, सुनते नहीं हो तुम।
अभी नहीं बनेगी आपकी होगी टेबल? टेबल आई नहीं होगी ना पूरी अभी? क्या? 2079 जी? टेबल आई नहीं होगी ना अभी, या आ गई है? नहीं आएगी ना अभी, हाँ मैं कह रहा हूँ अभी आएगी ना टेबल। हाँ हाँ। टेबल व्यू में, जो यहाँ से रिपोर्ट व्यू के नीचे टेबल व्यू है ना, इसमें।
कर लो तो बताना, ठीक है आपका। अयो ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, वैसे 1 बज गया है, तो मैं ना एक बार फटाफट इसके आगे के भी स्टेप बता देता हूँ, फिर आप आराम से कोड लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये टेबल तो बना लिया। अब सबसे पहले मेरे को पावर बीआई को बताना है कि भाई ये है मेरा मेन डेट टेबल, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी सेम पैनल में यहाँ पे मार्कस डेट टेबल का ऑप्शन है ऊपर, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा, इसको मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। और ऑन करने के बाद नीचे चूज द डेट कॉलम आएगा, इसके अंदर एक ही ऑप्शन आएगा डेट का, ये मैं चूज कर लूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। इससे मेरे पावर बीआई को पता लग जाएगा कि भाई ये मेरा मेन डेट का टेबल है। क्लियर है। और जो दूसरी चीज क्या करूंगा, कि मैं मॉडल व्यू में जाके जो मेरे पास ऑर्डर्स में ऑर्डर डेट है, उसको डेट टेबल में डेट के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। ऑर्डर में जो ऑर्डर डेट है इसको पिक किया, डेट टेबल में डेट के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब रिलेशनशिप विल बी मैं टू वन, क्योंकि एक डेट पे मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब मैं टू वन है तो क्रॉस डायरेक्शन सिंगल होगी, और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ये टिक रहेगा। तो मैं सेव करूंगा एंड ये रिलेशनशिप भी बन गया। अब मॉडलिंग वाला पार्ट अब कंप्लीट हो जाता है, जो ये बचे हुए दो टेबल हैं जो आगे जाके क्रिएट करेंगे, ये मॉडल का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये अलग से ही रहते हैं, ओके। तो ये 2 स्टेप कर लो, इससे आपका डेट टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास के लिए जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप कोड लिख लो, एंड इफ यू वांट ये कोड मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। कर दूं? देख लोगे? थोड़ा सा ही बचा होगा अब तो, थोड़ा सा ही बचा होगा अब तो, थोड़ा सा ही बचा होगा अब तो। लिख लो लिख लो। हाँ जी, रेगुलर क्लासेस होती हैं। हाँ चल रही है। हो गया, ठीक है आप जा सकते हो। आज क्लास के लिए इतना ही है। हम्म, सारा ला लो क्या, ऐसा तो होगा कहीं पे। ठीक है, ये बेफालतू में लगा रखा है आपने। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। हम आप इसे टेबल कर देंगे, ऑन करके यहाँ से डेट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे, और टेबल मॉडल व्यू में, सॉरी, इसको तो मैं बंद कर दूंगा, ये तो हो चुका है मेरा। जो मेरा डेट टेबल आ गया है, मैं ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट उठा के मैं इसकी डेट टेबल की डेट के ऊपर डालूंगा। वन टू मैं टू वन सिंगल मेक दिस इफेक्टिव, मैं सेव कर दूंगा। मेरा काम हो गया। कंट्रोल एस करके सेव करके रख लेना फाइल को, ठीक है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जो डाटा उसका, ये इसमें आएगा। कमांड, कमांड देखने के लिए आप यहाँ पे डेट टेबल पे क्लिक करोगे, कमांड दिख जाएगी आपको।
आपको डेटा देखना है तो टेबल व्यू में जाके यहाँ पे टेबल सेलेक्टेड है, हाँ यहाँ पे डेटा दिख गया। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, चलिए थैंक यू गाइस।